Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। वीडियो को देरी से लाने के लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इसीलिए सुबह से आज वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप सबको इतनी दिलासा दिलाता हूं, इतना वादा करता हूं कि सिर्फ इस एक वीडियो में कल से लेकर आज तक की सारी महत्वपूर्ण खबर जो देश दुनिया में अभी चल रही हैं, उन सारी खबरों को जो है कवर करने वाले। और साथ ही साथ अंत में आप सबके लिए एक मजेदार खबर है, देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा ताकि वो अंत वाली खबर आपको जरूर सुनने और समझने को मिले। वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, इस युद्ध को शुरू हुए जो पूरी दुनिया में अपना कहर बरसाया हुआ है, इस युद्ध को शुरू हुए 26 दिन हो गए, लेकिन 26 दिन बाद भी अगर परिणाम देखा जाए तो परिणाम हमारे सामने कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि कौन पार्टी जीत रहा है, कौन हार रहा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उस कहानी को समझना होगा। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या ही बोला जाए, आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। जब से इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, दूसरा कार्यकाल, पिछली बार राष्ट्रपति था तो थोड़ा इसने उतना तहलका नहीं मचाया। जब इसको लगा कि भाई इस बार तो मैं आखिरी बारी राष्ट्रपति बन सकता हूं अमेरिका का, इसलिए कुछ कारनामा करता हूं, कुछ तूफानी करता हूं। और इस तूफानी करने के चक्कर में उसने जो है ईरान पर आक्रमण कर दिया। और ईरान पर आक्रमण करने के बाद उसको समझ में आया कि मैंने तो गलत काम कर दिया। दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए एक बार। ट्रंप डिक्लेयर्स विक्ट्री एंड क्लेम्स ईरान ऑफर्स अ प्राइज इन टॉक्स ईरान हैज डिनाइड हैविंग। कह रहा है कि मैं इस वॉर को जीत चुका हूं। देखो दोस्तों, जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई, पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक ही बात कही है, मैं इस युद्ध को जीत चुका हूं। अभी तो ये एक और बात कह रहा है कि ईरान हमें प्राइज दे रहा है, लेकिन प्राइज क्या दिया है इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। देखो दोस्तों, जब ये युद्ध जीत ही चुका है, पहले दिन से ये जब युद्ध जीत चुका है, तो आज 26वें दिन क्यों मारामारी हो रही है, क्यों जो है एक दूसरे पर अटैक कर रहा है। आज इजराइल के ऊपर अटैक किया ईरान ने, क्या लगातार अटैक किया है। इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया है और ईरान ने भी अमेरिका में एक तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, इसके चक्कर में, इस बेवकूफ के चक्कर में यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है फंस चुके हैं। और फंसाने वाला एक और व्यक्ति है, कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि लड़ाई तो थी उसकी, लेकिन बीच में इस चाचा को घुसाकर उसने जो है एक माहौल लूट लिया है। दूसरी खबर देखिए ध्यान से। ये वाला लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। क्या लाइन है? द गोल ऑफ द वॉर सिम्स टू हैव शिफ्टेड टू ओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्हिच वाज ओपन बिफोर द वॉर। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जीवन की सबसे बड़ी अगर कभी गलती की होगी ना, तो वो गलती होगी इस युद्ध में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हल्के में लेना। जब ये वॉर शुरू हुआ था ना, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, सारे शिप्स वहां से जा रहे थे, सारे कैरियर्स जा रहे थे, सारे कंटेनर्स जा रहे थे, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन जब ईरान को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई लग रहा है युद्ध लंबा जाएगा, हमें अपना हुक्म का इक्का निकालना पड़ेगा, तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। और जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया ना, तो पूरी दुनिया में एक ही बात चली, पूरी दुनिया में एक ही बात चलने लगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब खुलवाया जाए। तो लड़ाई जो लड़ाई हो रही थी किसी और मुद्दे पर, वो लड़ाई अब इस मुद्दे पे होने लगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कौन खुलवाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलेगा। क्योंकि जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, पूरी दुनिया की चैन सप्लाई जो है बाधित हो गई, सप्लाई चैन रुक गया। और उसके बाद से ऑयल, डीजल, गैस, सारे सप्लाई जो है रुक गए। और जैसे ही रुके, पूरी दुनिया में एक तरीके से इन्फ्लेशन आ गया, बहुत तेल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, क्राइसिस की सिचुएशन आ गए और सारा प्रेशर पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। फिर इसने बोला कि भाई 48 घंटे का मोहलत देता हूं, अगर आप लोग नहीं माने तो भाई ऐसा धमाका करूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा। और फिर कहता है कि भाई 5 दिन का सीज फायर। देखो दोस्तों, जो जीत रहा होता है वो सीज फायर नहीं करता। सीज फायर कैसे होता है, इसकी एक अलग कहानी है जो मैं समझाऊंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर में या फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ जितना भी युद्ध लड़ा है, उसमें किस तरीके से सीज फायर हुआ होगा आपने देखा होगा। और एक और बात बताता हूं, जो पार्टी जीतता है ना, जो पार्टी जीतता है, शर्त वो रखता है, हारने वाला शर्त नहीं रखता। ईरान ने यहां पे बहुत सारे शर्तें रखी है, उसके बारे में बताऊंगा। ये खबर ध्यान से रखिए, देखिए। अब्राहम लिंकन ऐसा नाम है जिसके नाम पे अमेरिका बहुत उड़ता है। उसकी सीना जो है चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का सीना हो जाता है अमेरिका का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कैरियर है, ये ऐसा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि अब्राहम लिंकन जो है ये अमेरिका का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है, उसकी नेवी का रीढ़ का हड्डी है। हुआ क्या है कि ईरान फायर्स मिसाइल एट यूएस अब्राहम लिंकन एट एन आवर आफ्टर वार्निंग मिल रही है ईरान को कि भाई अब खत्म कर देंगे, अब तब खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इसका एकमात्र मकसद यह है, एक ही बात बताना चाहता है ईरान कि भाई हमने अभी तक हार नहीं मानी है। भले इस युद्ध को 26 दिन हो गए हैं, तो क्या हुआ, अभी तक हमने हार नहीं मानी है। क्योंकि अब्राहम लिंकन पर अटैक करना, अब्राहम लिंकन पर मिसाइल मारना, ये आम खबर नहीं है। और ये खबर कहां से आ रही है? हिंदुस्तान टाइम्स से आ रही है, ऑथेंटिक सोर्स है, इसको हम गलत भी नहीं ठहरा सकते। क्योंकि बहुत सारी ऐसे खबरें अभी चल रही हैं जिसको पुष्टि नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये खबर जितनी भी आ रही है उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है, हमारे चैनल की कोशिश ये होती है, हम अपने प्लेटफॉर्म पर जितनी खबर आपको देते हैं, कोशिश करते हैं क्रेडिबल सोर्स से लाएं, ऑथेंटिक खबर लाएं, ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो। अगर आप भ्रमित हो जाएंगे तो फिर जो है हमारा देश का यूथ, हमारे देश की जो जनसंख्या, हमारे देश के जो लोग हैं, वो गलत दिशा में
में सोचने लगेंगे। इसीलिए हम सिर्फ ऑथेंटिक खबर को लेकर आते हैं। और अब्राहम लिंकन पर अटैक करना, इसका मतलब कि अमेरिका की जो नेवी है, जो यूएस नेवी है, उसके रीढ़ की हड्डी पर अटैक करने वाली बात हो गई है। और ये ईरान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई जिस देश ने हमारे ऊपर हाथ कब्जा करने की कोशिश की है, उस हाथ को हमें काटना है। एकमात्र मकसद है ईरान का। ईरान ने यहां पे देखो ना, यहां पे देख रहे होगे आप, तो ईरान का अमेरिका का जो है यहां पे फ्लैग है और ये अमेरिका का हाथ है। और कह रहे हैं कि जिस हाथ से तुमने इस ईरान को कब्जा करने की कोशिश की है, उस हाथ को हम लोग तलवार से काट देंगे। ये बताना चाहता है कि ईरान जो है, भले ही सब कुछ खत्म हो गया हो हमारा, लेकिन हमने कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा है जिस सिस्टम के बदौलत हम अभी भी तुमसे लड़ सकते हैं और लंबे समय तक लड़ सकते हैं। उस सिस्टम के बारे में किसी दिन और बताऊंगा आपको कि अमेरिका ने ऐसा क्या सिस्टम बनाया है कि खेमनेई की मृत्यु के बाद सारे जो टॉप लीडर मारे गए, उनका अली लारजानी जो कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी एडवाइजर था, वहां का सारा डिफेंस देखता था, वो मारा गया। इसके बावजूद भी ईरान अगर लड़ रहा है तो इसके पीछे की क्या कहानी है, यह किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा। वो अगर आप समझ जाएंगे तो इनकी रणनीति आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं कि ये जान लीजिए आप कि जो पार्टी हारता है वो कभी शर्त नहीं रखता। कभी भी आपने देखा होगा, दो गुट के बीच में अगर लड़ाई होती है, दो लोगों के बीच में अगर समझौता होता है, तो जो पक्ष जीत रहा होता है शर्तें वही रखता है। लेकिन यहां पे ईरान शर्त रख रहा है। 7 शर्तें उसने अमेरिका और इजराइल के सामने रख दी हैं कि अगर इन 7 शर्तों पर अगर आप मान रहे हो तो हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, हम जो है हथियार रखने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो युद्ध तब तक चलेगा जब तक हमारी सर नहीं कट जाएंगे। ये युद्ध तब तक चले जाएगा जब तक आप पूरे ईरान को खत्म ना कर दे। तो इस तरह का मंसूबा लेकर ईरान उतर चुका है। और इन 7 शर्तों को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि जंग में हुए नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजा, यानी कि आपको वॉर कंपनसेशन देना पड़ेगा। इन सारे शर्तों के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन किया है, जैसे कि खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं होंगे। आपने देखा होगा जितने भी ये कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, जीसीसी के जितने भी कंट्रीज हैं, वो सारे जो है किसके चाटुकार हैं? अमेरिका के चाटुकार हैं। क्योंकि इन सब की जो बाउंड्री है उसकी एक तरीके से सुरक्षा देने का काम करता है अमेरिका। क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन बेसेस बने हुए हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई, दुबई, अजरबैजान, है ना, जितने भी ये सब कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उन सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि अमेरिका के बेसेस हैं। अमेरिका कम से कम अपने 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स को, सैनिकों को जो है इन गल्फ कंट्रीज में रखता है, हमेशा रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सुरक्षा प्रोवाइड करता है। अब यहां पे ईरान क्या कह रहा है कि भाई आपको यहां से जितने भी आपके बेसेस हैं इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे हमको खतरा है और जितनी भी खतरे वाली चीजें हैं इनको हम यहां से अपना हटाना चाहते हैं, हम दूर करना चाहते हैं। तो ये जो है अल्टीमेटम दे दिया ईरान ने। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले को रोके जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूला जाए। देखना आपने देखो कि बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि पनामा कैनाल, बहुत सारे कैनाल वगैरह भी है, वहां से अगर कोई शिप क्रॉस करता है तो कुछ उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो कंट्रीज को दिए जाते हैं। वैसे ही यहां पे कहा जा रहा है, ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज गुजरता है तो उसके लिए कुछ पैसे निर्धारित किया जाए, कुछ शुल्क निर्धारित किया जाए, जो कि ईरान को दिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ शर्तें रखा है। कौन रखा है? ईरान रख रहा है। यानी कि शर्त अगर रख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान कहीं ना कहीं तो टक्कर दे रहा है। ईरान भले ही अपने पक्ष को उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा है जितना उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि कमजोर है, जाहिर सी बात है। अमेरिका और इजराइल के सामने उसकी उतनी औकात नहीं है, लेकिन वो अपने पक्ष को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे से दिखा रहा है। और एक और बात बताता हूं, सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से यूज किया ईरान ने, इसको आपको मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे हर तरीके की खबर जो है ईरान डाल रहा है, चाहे तेहरान टाइम्स हो या फिर जो है डिजिटल वहां की मीडिया हो, वहां के जितने भी लीडर्स हो सोशल मीडिया में सामने आकर सारी बातों को सामने रखते हैं। अगर अमेरिका कुछ बोलता है ना तो उसका खंडन भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। आपने देखा होगा कि आईआरजीसी का जो लीडर है, आईआरजीसी का जो कमांडर है, वो सरासर जो है सारी बातों को जो है खंडन करता है अगर अमेरिका की तरफ से कोई झूठी खबर चलती है तो। और एक और बात बताता हूं, अमेरिका और इजराइल को एक मामले में पछाड़ देता है यहां पे ईरान, और वो कौन सा मामला है? आईक्यू लेवल का मामला है। और ये मेरी खबर नहीं है, ये आज तक की खबर है, ऑथेंटिक खबर है। और यहां पे आप डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आया कि स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में ईरान ने लंबे समय से काम किया है। ईरान में अगर आप साक्षरता दर देखेंगे, यानी कि लिटरेसी रेट देखेंगे, तो 90% से ज्यादा है। और उनका आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट जो कोशेंट होता है वो अमेरिकी और इजरायलियों के मुकाबले में ज्यादा है, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट की तरफ से। यहां पे आप देखिए ना, शिक्षा और शोध में भी मजबूती है, एजुकेशन में, रिसर्च में काफी स्ट्रांग है ईरान। इस बात को समझना पड़ेगा। ईरान ने लंबे समय से अपने आप को तैयार किया है। आप जो आज ईरान को देख रहे हैं कि अगर वो कार्रवाई कर रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ या फिर जवाब दे पा रहा है, तो इसका एकमात्र कारण है कि उसने 40 सालों में इंडिपेंडेंट खुद को किया है। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अगर हम खुद को निर्भर नहीं बनाएंगे और हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी भविष्य में जब हमें इन देशों पर निर्भर होने के कारण हमें एक तरीके से मात खानी पड़ेगी। आज ईरान को आप देख लीजिए, ईरान खुद को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया है, शायद यही कारण है। पिछले 40 सालों में उसने तैयारी की, पिछले 10-20 सालों में उसने तैयारी की, बहुत सारे उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए, पिछले 40 सालों में उसके ऊपर हजारों सैंक्शन लगाए गए। इसके बावजूद अगर उसने खुद को खड़ा किया है, इसके लिए काबिले तारीफ है। भारत को इससे सीखना चाहिए। भारत को इससे क्या करना है? सीखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत के प्रधानमंत्री का
जो एक तरीके से वादा है, भारत के प्रधानमंत्री ने जो देश को एक संदेश दिया आत्मनिर्भर होने का, स्वदेशी का जो संदेश दिया, अगर उसको हम अपनाएंगे तो बहुत जल्दी भारत आत्मनिर्भर भी होगा और विश्व में चौथी इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत, वो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी किस दिन तीसरे, दूसरे और पहले पे पहुंच जाएगा ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है? करना एकमात्र है कि सेल्फ रिलायंस इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। स्किल इंडिया, बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन सबको अगर आप यूज करें बेहतरीन तरीके से तो भारत बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आप इस शक्ल को पहचान रहे होंगे, ये जो है गुड़िया जो है हमारी, ये गुड़िया आजकल कुछ ज्यादा ही खेल रही है। और इस गुड़िया आजकल क्या खेलने का क्या काम कर रही है? ये कह रही है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मैं जो है क्या करूंगी, मैं इन दोनों के बीच में समझौता कराऊंगी। तो ये जो है सज धज कर तैयार हो गई है और अब मुजरा करेगी और मुजरा कर कर दोनों लोगों के बीच में समझौता कराएगी। और ये दो लोग कौन है? तो ये दो लोग हैं कौन कौन? ईरान और अमेरिका। अब सबको पता हो कि शहबाज शरीफ जो हैं, इनके जो है शहबाज शरीफ के बहुत अच्छे दोस्त हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शासन आई है, जो बाइडेन के समय में नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप की शासन आई है तब से नजदीकियां बढ़ गई इन दोनों में। अब किस बात की नजदीकी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन काफी नजदीक हो गया है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहता है उठ जाओ तो ये खड़ा हो जाता है, बैठने के लिए बोलता है तो बैठ जाता है, आंख मारने के लिए बोलता है तो ये आंख भी मारता है। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है। संबंध ही इतना कुछ गहरा है कि ये कोई ट्वीट भी करता है तो ये इसको रीट्वीट भी कर देता है। पता नहीं कैसा संबंध है कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देश को डोनाल्ड ट्रंप जो है इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। अब इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है इसका मतलब एक ही है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जरूर कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल में नहीं मिल पाया था। एप्स्टीन आइलैंड पे जाकर, एप्स्टीन का जो आइलैंड था वहां पे जाकर बहुत कुछ मिला डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दे रहे हैं शायद वो उसको वहां पे नहीं मिला था। शायद यही कारण है कि ये जो ट्वीट कर रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसको ये रिट्वीट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं। और ये शहबाज शरीफ क्या रहा है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत हंसी आएगी आपको। ये कह रहा है कि पाकिस्तान वेलकम्स फुली सपोर्ट ऑनगोइंग एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग टू एंड वॉर इन मिडिल ईस्ट। कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर लड़ा जा रहा है इसको हम खत्म कराएंगे। अरे भाई, तुम्हारी पूरी नस्लें खत्म हो गई तुम्हारे यहां से गरीबी खत्म करने में, तुम्हारी पूरी नस्लें खत्म हो गई तुम्हारे अपने देश से आतंकवाद खत्म करने में, तुम्हारी पूरी नस्लें खत्म हो गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहां से तुम लोग तो जीत नहीं पा रहे हो। तुम दूसरे देश में जाके क्या जो है उनका शांति समझौता कराओगे, सीज फायर कराओगे। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में जो है तुम टॉप पे आते हो। पूरी दुनिया में आतंकवादी सिर्फ तुम्हारे यहाँ पैदा होते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो पूछा जाता है कि इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो कहता है कि नहीं नहीं मैं आतंकवादी बनूंगा। तो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे रोल मॉडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो कहता है नहीं नहीं मेरे रोल मॉडल ओसामा बिन लादेन है ना। तो ये इस देश का आने वाला ये प्रधानमंत्री पता नहीं कैसे समझौता कराएगा। अब ये पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है तो कुछ तो चल नहीं सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं एक जरूर कह सकता हूं कि ये जो ख्वाब देख रहा है ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जानते हैं ख्वाब क्या देख रहा है? ये ख्वाब देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि आखिरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी अच्छी नजदीकियां इसने बढ़ा ली है, सोच रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने साइड करके ना भारत के खिलाफ कुछ कर पाऊंगा। अरे बेवकूफ, भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाया पिछले 1 साल में, तो तुम दोनों मिलकर क्या कर लोगे? तुम पिछले 1947 से लगे हुए थे, आज तक कुछ उखाड़ नहीं पाया हमारा, तो डोनाल्ड ट्रंप को साइड में लेकर क्या कर पाओगे? एक और बात बताता हूं आपको। चलो ये कह रहा है कि भाई हम समझौता कराएंगे, अरे समझौता होता है 2 तरफ से। यहां पे क्या कह रहा है ईरान? क्या कह रहा है ईरान का जो राजदूत है ना पाकिस्तान में, वो कह रहा है कि देयर इज नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक विद यूनाइटेड स्टेट्स। कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो रही है अमेरिका से। पता नहीं, जब इनकी बातचीत नहीं हो रही है ईरान से तो ये किस बात का ये समझौता कराएगा? ईरान बातचीत नहीं कर रहा है, किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई हमारी तो किसी से बातचीत नहीं हो रही है। और इधर पाकिस्तान का ये जो भिखमंगा है ये कह रहा है कि भाई हम तो समझौता कराएंगे, सीज फायर कराएंगे। जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है इसको हम लोग पीसफुल तरीके से डायलॉग करा के, कम्युनिकेशन करा के इसको होल्ड ऑन कराएंगे, इसको खत्म करेंगे। अरे भाई एक बार अपना इतिहास देख लो, पाकिस्तान 1 नंबर पे फिर से आ गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टॉप पोजीशन, टॉप में रहता है हमेशा, लेकिन किस चीजों में? गलत चीजों में। ये अच्छी चीजों में टॉप पे नहीं आता, गलत चीजों में ही टॉप पे आता है। किस चीजों में टॉप पे आया है? तो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में टॉप पे आया है पाकिस्तान। ये आज की रिपोर्ट है, आज ही ये डेटा आया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में पूरी दुनिया में कौन है? तो 1 नंबर पे है हमारा पाकिस्तान। और अभी प्रदूषण के मामले में पाकिस्तान 1 नंबर पे है। अगर भिखमंगों की तलाश की जाएगी ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो पाकिस्तान में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और शायद इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो है भीख मांगते रहता है कि कुछ भीख में कुछ मिल जाएगा तो अपनी आवाम को कुछ दे देगा, कम से कम उनको खाने के लिए तो कुछ मिल जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम तो वहां पे 500 रुपए लीटर है, टमाटर आलू के दाम तो वहां पे छोड़ ही दो, आटा तो इनको कभी मिलता नहीं है कि रोटी बना सके। इसीलिए भीख मंगे जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो है क्या करते हैं, आप समझ रहे होंगे क्या करते हैं।
अब भारत का विपक्ष इसमें जो है रोना शुरू कर दिया कि देखो यहाँ पे पाकिस्तान जो है ऐसा देश होकर हमारा दुश्मन देश जो है जाके दूसरे देशों के बीच में समझौता करा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने तो सरेंडर कर दिया है, भारत के प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते नहीं है। अरे भाई कल ही तो जाके संसद में बोले थे, लोकसभा में पहले बोला फिर राज्यसभा में बोला, अरे सुना तो करो कम से कम पहले। अच्छा सुनते नहीं हो तो कम से कम देख लिया करो। यहाँ पे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ईरान की जो एम्बेसी है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के जितने लीडर्स हैं, उन सबसे मेरी बातचीत हो रही है, डेली बातचीत होती है। कल जो है ईरान के एम्बेसडर से वो बातचीत करके आए हैं, मोहम्मद फतहली नाम है उनका, आफ्टरनून में बात करके आए हैं और डिस्कस करके आए हैं कन्फ्लिक्ट जो वेस्ट एशिया में हो रही है और अप्रिशिएट द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू इंडियंस इन ईरान इन दिस चैलेंजिंग टाइम्स। थैंक यू भी बोल के आए हैं कि भाई ईरान में जो इंडियंस है उनकी आपने सपोर्ट की, इसके लिए जो है थैंक यू। बातचीत तो चल रही है हमारी, हमने तो कभी बातचीत बंद ही नहीं किया। यहाँ पे देखो ना सर्जियो कोर क्या कह रहा है, कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से युद्ध शुरू हुआ ना तो नरेंद्र मोदी जी से बात नहीं किया था, और शायद नरेंद्र मोदी जी से पहले बात कर लिया रहता ना तो नरेंद्र मोदी जी उसको समझा देते कि युद्ध जीता कैसे जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हम जीते हैं, हमारा इतिहास रहा है, हम हमेशा युद्ध जीतते रहते हैं। तो इनको पता नहीं है ना कि वियतनाम में ये लोग हार गए, अफगानिस्तान में हार गए, अभी ईरान से ये लोग हार रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को दूसरे या तीसरे दिन फोन कर दिया रहता डोनाल्ड ट्रंप ना तो आज जीत गया रहता। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि 26 दिन बाद फोन किया, कोई बात नहीं 26 दिन बाद फोन किया है, नरेंद्र मोदी जी ने कॉल पे उसको अच्छे से समझा दिया फोन पे ही कि भाई ये तुमको काम करना है, तुम जो है आराम से जो है इस पचड़े से फंस जाओगे। पचड़े से फंस जाओगे का मतलब क्या हुआ? देखो अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था, अमेरिका तो बस जो है एक तरीके से धुरंधर बनने की कोशिश किया, लेकिन उसको पता नहीं है धुरंधर सिर्फ भारत में ही पैदा होते हैं, अमेरिका में कहां धुरंधर पैदा होगा। अमेरिका में तो सिर्फ कॉमेडियन पैदा होते हैं, क्योंकि कॉमेडियन क्या करते हैं, दिन भर बैठ के ट्वीट खेलते हैं। और ये कौन खेलता है आपको पता है ये कौन है कॉमेडियन, और खेलता कौन रहता है? ये देखिए ना, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के। ये किससे मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से। ये आज की खबर है, 25 मिनट पहले का ये ट्वीट है सुब्रमण्यम जयशंकर का। दोस्तों ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर भारत में क्या कर रहा है, आपको समझ में आ रही है बात? लड़ाई कहीं और चल रही है और समझौता और सीज फायर तो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हो रही है ना। है तो फिर ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर भारत में आकर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ कैसा डील कर रहा है और हाथ मिलाकर इनके साथ वार्ता कर रहा है, बातचीत कर रहा है। भारत का कोई इसमें गेम चल रहा है क्या? वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि भारत का इसमें क्या गेम है। फिलहाल जो है हम लोग इस्लामाबाद पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से एक ऐसी खबर आएगी। खबर क्या आएगी पता है? कि अफगानिस्तान वालों ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा कि इनकी पाकिस्तान जो पीएसएल जो चलती है ना, इनकी पीएसएल वाले की मैच ही बंद हो गई। पीएसएल वाले क्रिकेट मैच छोड़कर भाग गए। ऐसा नहीं हो जाएगा कराची पाकिस्तान, कराची लाहौर और वहां से इस्लामाबाद से। तो पाकिस्तान वाले अपने टेरिटरी, अपनी जो उनकी भूमि है, अपना जो एक तरीके से बाउंड्री है, उसको तो सेफगार्ड कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको बचा पा ही नहीं रहे हैं। लेकिन उनको दूसरे देश की चिंता बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग हैं जिनको ईरान की बहुत ज्यादा चिंता है। इनकी फिक्र जो है ना ईरान के लिए बहुत ज्यादा है। ईरान में कोई चीज होती है ना तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। दर्द होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी किसी के साथ कोई गलत होता है तो दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द अपनों के लिए भी हो तो ज्यादा बेहतर है। हुआ क्या है कि ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने इकट्ठा किया 500 करोड़ से ज्यादा चंदा। कितना चंदा किया इकट्ठा? 500 करोड़। 500 करोड़ समझते हैं कितना होता है? 500 करोड़, 500 करोड़ खर्चा कर दिया। आपको एक बात बताऊं, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज का एक रिपोर्ट कहता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड, अशिक्षित लोग हैं इस समाज में। उस समाज के आगे बढ़ाने के लिए, उस समाज को शिक्षित करने के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए कभी इस समाज ने आगे बढ़कर आवाज नहीं उठाई। लेकिन ईरान में 2000 किलोमीटर दूर, 2000 माइल दूर अगर कोई चीज हो रही है तो इनके पेट में बहुत दर्द हो रही है। इसी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया। कश्मीर फाइल्स अगर आपने नहीं देखी है तो कश्मीरी पंडितों का आप एक बार इतिहास देख लीजिए। फिल्में नहीं देखनी चाहिए, फिल्म का तो चलो अलग बात है, फिल्म में बहुत सारी कहानी भी होती है, बहुत सारी सच्चाई भी होती है, लेकिन वो चीजें अलग है। लेकिन जो हकीकत है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से भगाया गया, वहां पे चुन चुन कर मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जो पंडित थे उनकी चोटियां काटी गई, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, एक तरीके से उनको मार्मिक तरीके से, दर्दनाक तरीके से उनको भगाया गया। उस समय जो है इन कश्मीरियों के पेट में दर्द नहीं हुआ। यही वो कश्मीर है जो धारा 370 और 35 से हटने के पहले ये लोग बहुत हमदर्दी दिखाते थे। कुछ लोग, सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरी कश्मीरियों को नहीं बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहते हैं। और ये वहां पे लोग हैं, शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा फोर्स हमारी अगर कहीं पे है तो कश्मीर में है। क्यों है सबसे ज्यादा फोर्स? क्योंकि कश्मीर में रहने वाले कुछ लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को पनाह देते हैं, अपने घर में खिलाते हैं, पहनाते हैं और फिर भारत में विस्फोट कराने के लिए जाने जाते हैं। आप सब भूल गए हैं क्या? ये 2014 के पहले किस तरीके से होता था? धारा 370 हटने के पहले किस तरीके से कश्मीर में सब कुछ होता था? किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग की जाती थी हमारे फोर्सेस के ऊपर, हमारे सेना के जवानों के ऊपर, और हमारे
आंसू के गैस के गोले छोड़ दिए जाते थे ना, तो ये पूरे देश में ना ह्यूमन राइट्स वाले रोना शुरू कर देते थे। ये पत्थर मारते थे तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अगर हम लोग आंसू के गोले छोड़ देना तो इनके पेट में दर्द हो जाती थी। आज ये 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं इकट्ठा करते ये 500 करोड़ रुपए? मैं तो कहता हूं कि चलो भाई, हमदर्दी है ईरान के लिए, मेरी भी हमदर्दी है। हर एक जगह पे जहां भी कोई मासूम अगर मारा जाता है तो उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन क्या भारत के लोगों के लिए इनकी हमदर्दी कभी नहीं जागती? भारत में कभी भी त्रासदी आती है तो कभी तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि 500 करोड़ रुपए का एक समाज ने इकट्ठा होकर डोनेशन दिया। ऐसी ऐसी कहानियां आ रही है, लोग अपने कंगन, अपनी अंगूठी, बच्चे अपने पैसे गुल्लक में जमा हुए पैसे दान कर रहे हैं। अरे दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दान करना बहुत अच्छी बात है, पुण्य माना जाता है हमारे धर्म में दान करना, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए भी तो कभी दान कीजिए। ये हिपोक्रेसी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। भारत में ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगा। अगर आप 500 करोड़ रुपए उनको दे सकते हैं तो भारत में रहने वाले मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का डोनेशन कीजिए। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो इस तरह की हिपोक्रेसी देखिए ना, कितने लोगों ने अपने कंगन, अपने अंगूठी, पता नहीं क्या क्या, कहां से पैसे लाकर जो इन लोगों ने डोनेशन दिया। 500 करोड़ रुपए मानना पड़ेगा दोस्तों। और ये 500 करोड़ रुपए तो एक रफ एस्टिमेट है, रियल एस्टिमेट पता नहीं कहां पे होगा। और पूरे, ये तो सिर्फ कश्मीर की बात हो रही है, पूरे देश से, भारत देश से जो है बहुत सारे लोगों ने जो है डोनेशन दिया है। ये लोग भूल जाते हैं ना, ये लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश पे कहर मचाया था। याद कीजिए 1971 का समय, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, उनकी पार्टी अवामी लीग जीत गई, लेकिन ये पाकिस्तानी उनको प्रधानमंत्री बनाने से तो छोड़ दो, उनको नेता मानने से इंकार कर दिया। बांग्ला समाज के, बांग्ला के हितों के लिए जब उन लोगों ने आवाज उठाई, बांग्लादेशियों ने जब आवाज उठाई ना, उनका दमन किया। और दमन भी कैसे किया? बहुत क्रूर तरीके से दमन किया। बांग्लादेशियों का बलात्कार हुआ। अगर आपने देखी होगी धुरंधर 2, और धुरंधर 2 में जब आपने देखा होगा कि जो मेजर रहता है, वो मेजर का जो बाप रहता है, ब्रिगेडियर, नाम नहीं लूंगा, उन लोगों का नाम लेने से ना जबान गंदी हो जाती है। जो ब्रिगेडियर रहता है वो क्या कहता है कि मैंने 10 या 20 जितना भी नंबर लिया होगा, 10 या 20 जो है महिलाओं के साथ बलात्कार किया, और आज भी जो है उनकी नस्ल जो है बांग्लादेश में होगी। इस तरह का जो है कायराना हरकत किया पाकिस्तानियों ने जाके बांग्लादेश में चुन चुन कर स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था। प्रोफेसर, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनको मारा जा रहा था, क्योंकि ये लोग अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे, बांग्ला भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने स्वाभिमान और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। जब बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में घुसने लगे, आसाम में घुसने लगे, और भारत के ऊपर उस समय और भी बहुत ज्यादा संकट था, भारत के ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा हुआ था, भारत खुद जो है बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था, और ऐसे ही हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, और बहुत सारे अगर बाहर से, बांग्लादेश से बहुत ज्यादा भारत में लोग आ रहे थे, तो हमारी जनसंख्या और बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इंदिरा गांधी जी ने जब ये देखा, भारत की सरकार ने जब ये परिस्थिति देखी, तो उन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई अब पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का समय आ गया है। ये याद कीजिए मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना ही वो व्यक्ति था जिसके वजह से 2 नेशन थ्योरी आई, और 2 नेशन थ्योरी के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 14 अगस्त और 15 अगस्त का वो दिन याद कर लीजिए 1947 का, हजारों लोग मारे जा रहे थे, और ट्रेन पर सिर्फ लाशें आ रही थी। शायद आपने अगर बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, हालांकि फिल्में ही होती है, लेकिन सत्यता ये थी कि हजारों लोग के साथ बलात्कार किए गए, लोग कैंप में रहने के लिए मजबूर हो गए, लोगों ने अपनी माटी, अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, और हजारों लोग माइग्रेट किए। इतिहास की सबसे बड़ी माइग्रेशन अगर स्टोरी कहीं लिखी जाती है तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की स्टोरी लिखी जाती है, कि पहली बार अगर किसी ने सबसे ज्यादा माइग्रेशन देखा है, पलायन देखा है एक देश से दूसरे देश में, तो वो देखा है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय में। हजारों के साथ जो है, हजारों लोगों को धर्म के नाम पे मारा गया दोस्तों, चुन चुन कर मारा गया कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप सिख हैं, तो आपको जो है तलवार से आपके गले को रेत दिया जाएगा। इसी तरह का काम किया था पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में, लेकिन भारत की सरकार की मदद से, भारत की सेना की मदद से, भारत की सेना का वो पराक्रम था कि 1971 में पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तानियों को जो है अपने पतलूने जो है ना खोलनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, हाथ जोड़ना पड़ा, और हथियार रखकर भारत की सरकार के सामने, भारत की सेना के सामने रहम की भीख मांग रहे थे कि अब हमको छोड़ दो, हम हार मान चुके हैं। याद करो ना वो समय। और आज जो है बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या मना रहे हैं? वो मना रहे हैं, और क्या मना रहे हैं? जेनोसाइड डे। और जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? कत्लेआम, नरसंहार मतलब होता है, नरसंहार, जेनोसाइड। और ये जेनोसाइड करने वाला कौन था? पाकिस्तान। आज ये पाकिस्तान कह रहा है कि मैं ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कराऊंगा। अरे जिसका इतिहास खून से रंगा हुआ है, जिसने आज तक किसी अपने भाई की मदद नहीं की। अरे बांग्लादेश तो तुम्हारा भाई जैसा था, तुमने उसको काट कर फेंक दिया, तो तुम ईरान को और ईरान को क्या मदद करोगे यार? क्या मदद करोगे तुम? यहां पे देखिए ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखे हैं रहमान साहब, और रहमान साहब ने देश के लोगों को याद दिलाया है कि याद कीजिए 1971 का समय, जब मेरे पापा ने, उनके जो पापा थे जियाउर रहमान, याद करिए मेरे 1971 के समय जब मेरे पापा ने आप सबको जो है बांग्लादेश, नए बांग्लादेश निर्माण जो हुआ था हमारा,
उसकी संबोधन की थी और आप सबको जो है नया बांग्लादेश दिया था। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। ये लेटर मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप इसको पढ़िएगा। बहुत अच्छी बात लिखी गई है, इसको आपको पढ़ के समझ में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। बांग्लादेश की कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश कैसे एक नया देश बना। ये कहानी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, ये आइकॉनिक तस्वीर है। ये आइकॉनिक तस्वीर है कि किस तरीके से सरेंडर करना पड़ा था, झुकना पड़ा था। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है, कभी भी भारत के सामने उसने आंख दिखाने की कोशिश की है तो भारत की सरकार, भारत की सेना ने आंखें निकालने की कोशिश की है, आंखें निकालने की कोशिश की। हमारा एक अभिनंदन जाकर अगर मारकर आ सकता है भारत में, हमारा एक हमजा जो है, हमजा जो है पाकिस्तान में जाकर इन सारे आतंकवादियों को खत्म कर कर भारत में अगर सुरक्षित आ सकता है, तो फिर इन पाकिस्तानियों की तो अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए कि इनकी औकात क्या है। आगे देख लीजिए, ये भारत का विपक्ष भी कुछ ऐसा ही है। भारत का विपक्ष क्या कर रहा है देखो ना, इस समय परिस्थिति गंभीर है। और मैं मानता हूं कि घर में कभी भी गंभीर परिस्थिति हो ना, तो भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो तो अच्छी बात नहीं होती। घर में अगर गंभीर परिस्थिति हो, उस समय अगर आप एकजुटता दिखाते हैं ना, तो सामने वाले को एक मकसद, एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि भाई इनके खिलाफ कुछ करना नहीं है। लेकिन भारत की सरकार के पीछे पता नहीं क्यों कांग्रेस जो है पिछले 25 दिन में कुछ ज्यादा ही हाथ धोकर पड़ गई है। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर, उसके बाद तो कुछ ज्यादा ही इन लोगों ने एक तरीके से बोलना शुरू कर दिया है। इनका अगर इतिहास खोलकर देखे ना दोस्तों, तो मतलब ये बोल नहीं पाएंगे शर्म के मारे। ये सलमान खुर्शीद है, मैं इतिहास बताऊं क्या, कम से कम ना 50 स्लाइड लगाकर ना इनका इतिहास दिखा सकता हूं। और सिर्फ 10 साल का जब से मनमोहन सिंह जी जब जितने समय तक प्रधानमंत्री रहे, 10 साल का उनका कार्यकाल था, 10 साल का अगर इतिहास दिखा दूं तो ये जो है आंखें नहीं मिला पाएंगे। आज जो है सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक शायरी है कि गालिब जीवन भर ये भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस वाले अगर खुद के बदन को अगर देखे ना, खुद के अगर जो कुर्ते ये पहनते हैं, सफेद जो कुर्ते पहनते हैं, अगर उनके दाग को अगर देखते हैं तो इनको समझ में आता कि इन्होंने कितनी गलतियां कर रखी हैं। समझ में आ रही है? मैं ये मानता हूं कि चलो गलती कर रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई गलती करता है। लेकिन खुद जब बहुत सारी गलतियां कर रखी हो तो दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए कि भाई आप ऐसे कर ले, वैसे कर ले। समझ में आ रही है? अगर आपने खुद गलती कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद अगर आप ज्ञान दे दूसरों को, ये इससे ज्यादा दिक्कत है। इन लोगों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। भारत में अगर छोटा सा अटैक हो जाता है ना, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, सबूत मांगने लगते हैं। जब हम स्ट्राइक करते हैं तो ये लोग सबूत मांगने लगते हैं। पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड देख लीजिए, 2004 से लेकर 2014 का। 2004 से लेकर 2014 के बीच में ऐसा कोई शहर नहीं रहा होगा जहां पे कांग्रेस के कार्यकाल के समय में अटैक ना हुआ हो। आप देख लीजिए, श्रीनगर, लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मालेगांव, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, पता नहीं कितने शहर के नाम लिखूं मैं, यहां पे थक जाऊंगा। वाराणसी, बोधगया, दंतेवाड़ा, सुकमा, चेन्नई, बेंगलुरु, अगरतला, दीमापुर, गुवाहाटी, असम, जौनपुर, पटना, लखनऊ, कठुआ, डोडा, पता नहीं कितने शहरों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया इन पाकिस्तानियों ने। और इन भारत की सरकार ने कौन सा एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, आपको पता है? आज तक हाफिज सईद को हम नहीं मार पाए थे, हाफिज सईद को नहीं मार पाए थे। 26/11 के जितने मास्टरमाइंड थे उनको हम नहीं मार पाए थे। 26/11 का जब अटैक हुआ तो भारत की सरकार ने क्या एक्शन लिया था, आपको पता है? 26/11 का जब अटैक हुआ, वो कुकर्म किया इन पाकिस्तानियों ने। भारत के उन मासूम लोगों को, हॉस्पिटल, ताज होटल, पता नहीं कहां कहां पे कितने मासूम लोगों को मारा। और इतने लोग मारे गए, इसके बावजूद भी भारत की सरकार ने, भारत की जो ये कांग्रेस की सरकार थी, इसने क्या एक्शन लिया? उस समय के जो गृह मंत्री थे, चलो पी चिदम्बरम क्या कह रहे हैं उस समय के, सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं कि यूपीए अवॉइडेड मुंबई टेरर अटैक रिटेलिएशन अंडर प्रेशर। उस समय भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया। आज ये कहते हैं नरेंद्र इज सरेंडर, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं। भारत की सरकार का जो नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये लोग मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि नरेंद्र इज सरेंडर। शायद ये डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रहित जैसे शब्दों को नहीं समझते। ये नहीं समझते कि इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। अगर अपने हित में जब तक बात होती है तभी तक जो है राष्ट्र हित में बात होती है। राष्ट्र हित जो होता है वही सरकार का हित होता है, वही देश का हित होता है। राष्ट्र हित जो है यानी कि नेशनल जो हमारा जो क्या है, नेशनल जो हमारा एक इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, माफ करना, नेशनल जो इंटरेस्ट है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट की। और राष्ट्र हित में ही जब भी भारत पर अटैक हुआ है, चाहे उरी हो, चाहे हमारा पुलवामा हो, या फिर ये जो जितने भी पहलगाम का जो अटैक हुआ, जब भी भारत के ऊपर अटैक हुआ हमने जो है करारा जवाब दिया है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बता दिया कि अगर हमारे एक सैनिक को मारोगे तो हम तुम्हारे 100 को मारेंगे। हमने पानी रोक दिया, हमने इनको पूरी दुनिया में अलग थलग करने की हर तरीके से कोशिश की। यूनाइटेड नेशन से लेकर हर तरह, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हर तरह इनको बॉयकॉट करने की कोशिश की। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान में आज जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अपने चरम सीमा पर है। इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, ये वहां के जो लोग हैं ना, अफोर्ड नहीं कर पाते, खाना खरीदने की औकात नहीं है उनकी।
उस समय जो है पी चिदम्बरम जो है ये प्रेशर में आ गए थे। प्रेशर किसका था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका के कहने पे इन लोगों ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। अमेरिका के कहने पे भारत की सरकार ने उस तरह का जवाब नहीं दिया जो आज की सरकार दे रही है पहलगाम अटैक के बाद, जो आज की सरकार दे रही है अगर हमारा पुलवामा में कहीं अटैक होता है तो जिस तरह का जवाब देती है भारत की सरकार, उस तरह की सरकार उस समय जवाब नहीं देती थी। ये भारत के उस समय के जो गृह मंत्री थे उनका जवाब है, देखिए ना, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग यहां पे ध्यान से। और आगे देखिए, इंडिया डिसाइडेड टू कट ईरान क्रूड इंपोर्ट बाय 11%। अभी जब हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया तो भारत की सरकार को बहुत ज्यादा कोसा गया। लेकिन ये वही सरकार है, ये वही राहुल गांधी जी हैं, ये कहते हैं कि जो भी मुद्दा उठाता हूं उस पर कांग्रेस के पुराने कांड बाहर आ जाते हैं। अरे कांड ही इतने कर रखे हो तुम लोग तो कांड तो बाहर आएंगे ही ना। सत्य जो है वो बहुत लंबे समय तक छिपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। अगर इनका 2014 के पहले का जो इतिहास अगर खंगालने लगे, अगर निकाल कर दिखाने लगे तो ये सच में ये दरवाजे के पीछे छिप जाएंगे, घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अमेरिका ने प्रेशर बनाया भारत की सरकार के ऊपर। 2013-12 की बात बता रहा हूं आपको। अमेरिका ने जब प्रेशर बनाया तो इन लोगों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि ईरान जो है सस्ता तेल दे रहा था। सस्ता जब तेल दे रहा था उसके बावजूद अगर उस समय की कांग्रेस सरकार, उस समय की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट जो है अगर तेल खरीदना बंद कर दिया तो किसके प्रेशर में किया? यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर में किया। तो ये अपना इतिहास क्यों भूल जाते हैं? ये देखिए ना, अलग अलग ट्वीट्स हैं, अलग अलग ट्वीट्स हैं। ये अगर आपको मैं इसका मतलब समझाऊंगा और ऐसे ट्वीट्स अगर लगाना शुरू कर दूं कम से कम 5000 ट्वीट्स लग जाएंगे यहाँ पे, और इनकी सारी पतलूने जो है यहाँ पे खुल जाएंगी। यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, यूज लेस पावर इफ बिल्स आर हाई सेज शीला दीक्षित। शीला दीक्षित कौन है? माननीय शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उस समय वो क्या करती थी, पहले आपको बताता हूं पहले क्या होता था। मैंने तो देखा है 24 घंटे जो है 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में सिर्फ जो है 8 घंटे बिजली आती थी, मैक्सिमम 8 घंटे। 2014 के पहले की बात बता रहा हूं। अरे 2014 के पहले बहुत सारी चीजें थी जो मतलब बात कर, लोगों के घर नहीं थे, आवास नहीं था। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ना, वो कितने रैपिड स्केल पे काम किया 2014 के बाद, आपको सोचना चाहिए। 2014 के बाद टॉयलेट, लोगों के पास शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाने का काम किया। 2014 में ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। और स्वच्छता अभियान में हमारा टारगेट क्या था कि शौचालय जो है वो घर घर में होना चाहिए, हर घर शौचालय होना चाहिए। समझ में आ रही? बहुत सारी चीजें हैं, उस पर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि 8 घंटे बिजली आती थी, और 8 घंटे बिजली आती थी और बिल बहुत ज्यादा आते थे। तो उस समय की शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि आप बिजली का कम इस्तेमाल कीजिए, बिल कम आएगा। बिजली का कम इस्तेमाल कीजिए, बिल कम आएगा। यानी कि 8 घंटे बिजली आप देते थे 24 घंटे में, उसमें भी आप क्या कह रहे हैं कि 8 घंटे से कम अगर बिजली का कम इस्तेमाल कीजिए। यानी कि 8 घंटे अगर बिजली आ रही तो उसमें से आप 2 घंटे का बिजली का इस्तेमाल कीजिए ताकि बिजली का बिल कम आए। इस तरह के तो बयान आते थे उस समय। और आज जो है आपको बताऊं दिल्ली की हकीकत क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, 200 यूनिट जो है वो फ्री है दिल्ली में, 200 यूनिट फ्री है, बिजली फ्री है 200 यूनिट, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उस समय का भी एक समय था और अभी का भी एक समय है। तो इन लोगों मतलब यहां पे देखिए ना, फूड इन्फ्लेशन में भी रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी। उस समय की सरकार क्या कहती थी कि हम लोगों को खाना नहीं दे सकते हैं, खाने के लिए अनाज नहीं दे सकते हैं। मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑन फ्री ग्रेन टू पुअर कांट बी एग्जीक्यूटेड, सेज मनमोहन सिंह। द हिंदू, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, वहां से ये आर्टिकल में लेके आया हूं। कह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी कि ऑर्डर ऑन फ्री ग्रेन टू पुअर कांट बी एग्जीक्यूटेड, गरीब लोगों को हम लोग फूड नहीं दे सकते। और यही जब गवर्नमेंट आती है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने क्या कहा, फ्री फूड ग्रेन्स, फ्री में फूड ग्रेन्स देंगे। कितने लोगों को? 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन मिलेगा। फ्री फूड ग्रेन क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना है, इसीलिए तो खिला रहे हैं। नहीं रहता तो कहां से खिलाते? देखो एक बात बताता हूं आपको, इतिहास एक बार लेके जाते हैं। इतिहास में आप समझिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इन अंग्रेजों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, सब कुछ लूट कर ले गए, यहां से कुछ नहीं छोड़ा। भारत में हर चीज जो भारत में था उसका बंटवारा करके चले गए। जो भारत में था वो उसका बंटवारा करके चले गए कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए, तो आधा भारत के पास रहेगा, आधा पाकिस्तान के पास रहेगा। यानी खुद तो लूट कर ले ही गए, जो हमारी संपत्ति थी उसको पाकिस्तान को भी दे दिया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि भारत के लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। PL 480 एक स्कीम चलता था, PL 480, और इस स्कीम के तहत जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अनाज भेजता था। और उस अनाज के बारे में अगर आपको बताऊं उसकी हकीकत, तो अनाज ऐसा था कि सुअर भी नहीं खा सकते थे, जानवरों को खाने लायक भी वो अनाज नहीं होता था, जो गेहूं बेचता था, जो वीट बेचता था। और उस गेहूं के बीच में, उस वीट के साथ बहुत ऐसी भी चीजें भेजता था जो भारत को आज तक नुकसान पहुंचा रहा है। वो क्या है? इनवेजिव स्पेसीज। ये इनवेजिव स्पेसीज ऐसे होते हैं जो किसी फायदा तो नहीं देते हैं, दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर फूड। जो क्रॉप्स जो होते हैं, हमारे जो फसलें होती हैं, उनके लिए किसी भी तरीके से वो बेनिफिट नहीं पहुंचाते, लेकिन उनको नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। और ये इनवेजिव स्पेसीज आए कहां से थे? अमेरिका से आए थे। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे खरपतवार जो लग जाते हैं फसलों के बीच में, ये सब कहां से आए? अमेरिका से आए। और ये PL 480 स्कीम के तहत जो है ये हमें सड़े हुए अनाज भेजता था।
भारत उस समय मजबूर था ये स्कीम के तहत हमें लेने के, लेकिन आज भारत वहां से अगर यहां पे पहुंचा है कि हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। सिर्फ 81 करोड़ लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी अनाज की जरूरत पड़ती है, कहीं भी कोई त्रासदी आ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, किसी तरह का अर्थक्वेक आ जाए, तो वहां पे सबसे पहले अगर कोई मदद करता है तो भारत करता है। हजारों क्विंटल, हजारों टन अनाज जो है भारत भेजता है, हजारों टन अनाज भेजता है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में अभी हमने कम से कम 500 टन अनाज भेजा है, 500 टन। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, 10 दिन में 500 टन अनाज भेजा है हमने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो ये हकीकत है। पीएम मोदी प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स टू 80 करोड़ बेनिफिशियरीज। ये क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं ना, वो भारत के पूरे लोगों को नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार जो है अपना परिवार मानती है। और परिवार का कोई एक व्यक्ति अगर भूखा पेट सो जाए तो भारत का प्रधानमंत्री और भारत का सरकार कैसे सो सकता है? इसीलिए यही जो मानवता जो भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाई है, भारत के प्रधानमंत्री ने जो सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास की जो बात की, सबके विश्वास की बात की, उसका मतलब यही है कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग जो फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सबके विकास की बात हो रही है। अगर पेट भरा होगा तभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे। नहीं तो पेट अगर खाली होगा तो जानते क्या करेंगे? चोरी करेंगे, चोरी करेंगे, है ना? तो पेट भरा होना चाहिए, पेट भरा रहेगा तो लोग अच्छे काम करेंगे। यही भारत की सरकार की जो है एक पॉलिसी भी है। आपने देखा होगा जो है मिड डे मील स्कीम चलता है, एमडीएम, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्यों चलाते हैं? पहले क्या होता था कि बच्चे जो है लंच होता था तो बच्चे घर चले जाते थे खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद वापस स्कूल नहीं आते थे। जब सरकार ने देखा कि भाई इससे तो ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, बच्चे जो है स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, घर जा रहे तो घर ही पे रह जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही उनकी, तो सरकार ने बोला कि ठीक है हम स्कूल में ही खाना देंगे। तो सरकार अगर कोई काम करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है, उसके पीछे एक गोल होता है, उसके पीछे एक इंटेंट होता है, इंटेंट। और वो इंटेंट और वो गोल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। लेकिन कुछ लोग इसका भी कमी निकालने लगेंगे। जानते हैं क्या कहेंगे? कि भारत में इतनी गरीबी है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार को फ्री में राशन देना पड़ रहा है। अरे गरीबी नहीं है भाई भारत में, भारत में इतना ज्यादा फसल का उत्पादन है, हमारे यहाँ इतना ज्यादा अनाज का उत्पादन है कि हम 80 करोड़ लोगों को खिला पा रहे हैं फ्री में। ये पॉजिटिव साइड क्यों नहीं देखते हैं? लेकिन लोग क्या देखेंगे पता है? ये कांग्रेसी क्या देखेंगे, ये जो कम्युनल गैंग है, ये जो लिबरल गैंग है, ये क्या देखेगा कि भारत में 80 करोड़ लोग जो है ना वो गरीब ही है, गरीब है, पावर्टी लाइन में आते हैं, बिलो पावर्टी लाइन में है, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं ये लोग। लेकिन ये कभी नहीं देखेंगे कि भारत में कितना अच्छा पॉलिसी अगर भारत सरकार चला रही है, किसान जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर पा रहे हैं। देखो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खबर आई है, ये खबर को आपको जानना चाहिए। भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया है, अगर आपके घर के पास, देखो मैंने बोला था कि सारे न्यूज को कवर करेंगे, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, कि अगर आपके घर के पास पीएनजी यानी कि पाइपलाइन नेचुरल गैस, यानी कि आपके घर के पास पाइपलाइन क्रॉस कर रही है, गैस की पाइपलाइन, तो आप जो है उसको अवेल कर ले, उसके बेनिफिट आप ले। अब आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके घर के आगे पाइपलाइन है तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि 3 महीने तक आपके पास समय है कि आप जो है उसका बेनिफिट ले ले, आप उसका कनेक्शन ले ले। नहीं तो 3 महीने के बाद आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, आपको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। आज जो है सुजाता शर्मा है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की, इन्होंने जो है ये अनाउंस किया है। तो इस खबर को बहुत सीरियसली लीजिए। जिन लोगों के घर के सामने पाइपलाइन नेचुरल गैस की सप्लाई है, वहां पे वो लोग क्या करें, उसका कनेक्शन ले ले और एलपीजी सिलेंडर को छोड़ दे। ये जो है एक तरीके से आया है गवर्नमेंट का ऑर्डर, गवर्नमेंट मैंडेट स्विच टू प्राइवेट गैस सेंटर ऑर्डर्स ट्रांजिशन टू पीएनबी वेयर एवर अवेलेबल। जहां पे अवेलेबल है वहां की बात हो रही है, जहां पे पाइपलाइन नहीं है वहां के लिए ये कंपल्सन नहीं है। ध्यान से रखना है इस बात को। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गांव और शहर के लिए 2 सिलेंडर के बीच की जो बुकिंग डेज है वो कितनी होनी चाहिए? तो गांव के लिए जो है वो होना चाहिए 45 दिन और शहर के लिए होना चाहिए 25 दिन। यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं और 2 सिलेंडर के बीच की जो बुकिंग डेज है, डेज दिन की बात कर रहा हूं, डेट नहीं दिन, तो दोनों के बीच की जो गांव की बात है वो होना चाहिए 45 दिन और शहर में जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 दिन। इस बात को लेकर जो है आप कंफर्म हो जाए, क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री की तरफ से ये न्यूज आई है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और अफवाह क्या करती है, जब अफवाह फैलती है ना तो पैनिक क्रिएट करता है, और पैनिक जब क्रिएट होता है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हर किसी को नुकसान होता है, सरकार को नुकसान होता है, आप सबको भी नुकसान होगा क्योंकि आप जो है बहुत परेशान होंगे। इसीलिए पैनिक क्रिएट नहीं करना है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि भाई 25 दिन गांव के लिए, शहर के लिए और 45 दिन गांव के लिए, ये जो है 2 गैस के बीच में जो है बुकिंग का जो है गैप रहेगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से है, और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबर है उसको जो मैं सोच रहा हूँ किसी और वीडियो में डिस्कस करूँ, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। हाँ ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन खबर क्या है ये बता देता हूँ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो पिछले साल के कुंभ से काफी न्यूज में रहे। पिछले साल के कुंभ से नहीं बोलूंगा, ये लंबे समय से न्यूज में रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बातें करते हैं
और पॉलिटिकल बातें किसी साधु संत महात्मा की तरफ से जब आती हैं तो थोड़ा लाइमलाइट में जाती हैं, क्योंकि आमतौर पे जो साधु संत होते हैं वो उनका जो है एक अलग दायरा होता है, एक अलग बाउंड्री होती है और वो कोशिश करते हैं कि वो उसी बाउंड्री में रहें। भारत में आप किसी भी संत जो है समाज की तरफ से बहुत कम संतों को आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल बातें करते हैं। स्वामी जी जो हैं ये पॉलिटिकल बातें कुछ ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया भी काफी रोचक लेती है, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट लेती है इनकी बातों में। खबर क्या फैली? खबर यह फैली कि स्वामी जी के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है। पॉस्को एक्ट क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक एक्ट है, धारा है, बहुत ही संगीन धारा है। अगर ये किसी के ऊपर लग जाता है तो एक तरीके से पूरी जीवन उसकी तबाह हो सकती है। आरोप क्या लगा कि बटुकों के साथ हुआ यौन उत्पीड़न, मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। हर एक न्यूज ने इसको कवर किया, आज तक है, न्यूज 18 है, यूपी तक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे न्यूज मीडिया हैंडल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वामी जी पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, नाबालिग मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। यानी कि इस न्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि यौन शोषण हुआ, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। आप यहाँ पे देखिए तो लिखा हुआ है कि स्वामी जी की बटुकों के यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट, मेडिकल रिपोर्ट में जबरन कुकर्म की हुई पुष्टि, इस तरह की खबर। फिर आप यहाँ पे देखिए मेडिकल रिपोर्ट में बटुकों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि, स्वामी अविमुक्तसरण के खिलाफ जांच कर रही है पुलिस। तो ये लंबे समय से ये खबर चल रही थी और बहुत सारे लोगों को इस पे नजर थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत का मतलब होता है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब जेल जाने से पहले ही इन्होंने बेल ले लिया। जेल जाने से पहले ही, मान लीजिए आपको जेल होने वाली है लेकिन आप जो है कोर्ट में जो है आप जो है एंटीसिपेटरी बेल डाल देंगे तो जेल जाने से पहले ही जो है आपको अगर बेल देती है, कोर्ट अगर बेल दे देता है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने जो है एंटीसिपेटरी बेल डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहां से जो है उनको बेल मिल गया है। अब जो है वो पॉस्को एक्ट में तो है, अभी तो धारा लगी हुई है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनके ऊपर से आरोप हट गए या फिर जांच नहीं होगा या फिर वो जेल नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एंटीसिपेटरी बेल मिल गया है फिलहाल के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल का जो है एक रिपोर्ट यहां पे सामने आ रहा है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि द मेडिकल रिपोर्ट एज प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर डज नॉट फाइंड एनी एक्सटर्नल इंजरी, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं मिली है ऑन द पर्सन ऑफ द विक्टिम्स। इट हैज बीन ओपाइंड दैट द सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब ये जो लाइन है कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट एंड एफएसएल रिपोर्ट हैज बीन सॉट, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कितनी सत्यता है, इसमें आने वाले समय में क्या जांच होगी। लेकिन देखो इस पर जो है एक सेपरेट वीडियो मैं कभी बनाऊंगा आपके लिए और इसमें जो है एक पूरी कहानी क्या है कि किस तरीके से स्वामी जी जो है ये पॉलिटिकल मुद्दों पर इतनी बातचीत क्यों करते हैं। और ये इतिहास जो है सिर्फ आज से नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव वहां के मुख्यमंत्री थे तब से जो है स्वामी जी हमेशा लाइमलाइट में रहे। तो एक बार इनका पूरा इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अगर आप देखेंगे तो आपको एक कहानी देखने को मिलेगी। प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ जो योगी आदित्यनाथ जी की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, उनके साथ इनके तालमेल कुछ अच्छे नहीं है, इनके संबंध कुछ अच्छे नहीं है। शायद यही कारण है कि हमेशा सरकार की ये आलोचना करते हैं। तो सरकार की आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आलोचना कर सकता है, लेकिन वो आलोचना जो है पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये आलोचना जो है एक पॉलिटिकल जो है ड्रिवन रहता है, मतलब राजनीति से प्रेरित रहता है। तो इस पर जो है चर्चा करेंगे किसी और एक वीडियो में, लेकिन फिलहाल जो है आपको इस खबर के साथ छोड़ जाता हूं। खबर यह है कि धुरंधर आई और धुरंधर ने आज जो है 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। कितने? 1000 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमा लिए हैं। काफी अच्छी बात है और बहुत बधाई हो इस फिल्म के जितने भी कास्ट एंड क्रू मेंबर्स हैं, सबने बहुत अच्छी से मेहनत की होगी। शायद यही कारण है कि आज ये फिल्म जो है पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जो है इससे नाराज हैं और वो हैं योगी आदित्यनाथ। और नाराजगी को दूर करने के लिए इन्होंने आदित्य धर को फोन लगाया और आदित्य धर को फोन लगाकर इन्होंने एक ही बात कही कि जब अतीक अहमद को ही ले ही आए थे तो मेरा भी एक कैमियो तो बनता था ना आदित्य धर। आदित्य धर को फोन करके कह रहे हैं कि अतीक अहमद को जब तुम 2 मिनट के लिए ला दिए, 4 मिनट के लिए ला दिए, 10 मिनट के लिए ला दिए, उसका जब सीन डाल दिए और उस आइकॉनिक सीन को बनाने वाले को तुमने फिल्म में कहीं जगह नहीं दी, तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन धुरंधर पार्ट जब 3 बनेगा तो योगी आदित्यनाथ जी को जरूर जो है उसमें 2, 4, 5, 10 मिनट का जितना भी डायरेक्टर साहब जितना सही समझे उतना रोल जो है उनको जरूर देना चाहिए, है ना। उनका जो है कैमियो जरूर डालना चाहिए, क्योंकि अतीक अहमद को जो आइकॉनिक सीन है ना, जहां पे वो बयान देने आता है अतीक अहमद और उसका जो भाई है, दोनों साथ में आते हैं और वहीं पे गोली वाले आते हैं, बंदूक वाले, और ठाई 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 मार देते हैं, रिपोर्टर बन के आते हैं। तो वो आइकॉनिक सीन बनाने वाले थे कौन? तो वहां के डीजीपी कौन थे? प्रशांत कुमार, याद कीजिए ना, प्रशांत कुमार डीजीपी, जिनके मूछ जो है ताव देते हैं। और जानते हैं डीजीपी कहां के हैं? बिहार के हैं। बिहार में एक जिला है, मेरे जिले के बगल में एक जिला है सिवान के हैं डीजीपी प्रशांत कुमार। और वो प्रशांत कुमार को भी दिखाया गया है धुरंधर में, आपने देखा होगा उस फिल्म को, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। और यहाँ पे जो है भाई योगी आदित्यनाथ की जो नाराजगी है वो जायज है। योगी आदित्यनाथ जी की 2-4 मिनट की कैमियो होनी चाहिए थी, ताकि जो है लगे, देश दुनिया को भी लगे कि भाई अतीक अहमद जो था, जो खूंखार अपराधी माना जाता था और जो किसी को भी कहीं भी कोई भी धमकी दे देता था, जिसके ISI के साथ कनेक्शन थे,
जिसके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन थे, लश्कर ए तैयबा, जितने भी आतंकवादी संगठन है, ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए रिपोर्ट है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि अतीक अहमद हैज कनेक्शन विद पाक आईएसआई लश्कर सेज यूपी पुलिस चार्जशीट। तो यूपी पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल किया था तो उसमें बताया था कि अतीक अहमद के जो है आईएसआई और लश्कर के साथ संबंध है, कनेक्शन है, जिसको मारा उसको मारने वाले को 2-4 मिनट का तो कैमियो देना चाहिए था। तो ये नाराजगी जायज है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमें समर्थन भी दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।